हेलो फ्रेंड्स, आज है तारीख 12 मार्च, दिन है सैटरडे। तो द हिंदू एनालिसिस देखने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल में आप सर्च करेंगे स्कूल ऑफ यूपीएससी, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट इस चैनल का सजेशन आएगा। आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस का पीडीएफ, साथ ही ज्योग्राफी एनसीईआरटी के जो लेक्चर्स, इंग्लिश ग्रामर। डियर एस्पिरेंट्स, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको द हिंदू के डेली करंट अफेयर्स एसोसिएटेड जो इश्यूज हैं वो आप अच्छे से यहाँ से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो द हिंदू एनालिसिस में सबसे पहले हम देखते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। तो आज के एडिटोरियल में जो मुख्य बात की गई है वो है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। तो न्यूक्लियर एनर्जी के क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी के अन्य विकल्प के तौर पे कौन कौन से अल्टरनेटिव उपलब्ध हैं। तो इससे संबंधित जो जोखिम है उसके बारे में इस एडिटोरियल में बात की गई है। जैसा कि हम रीड कर सकते हैं, शट डाउन दिस मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी। तो यहाँ पर जो यूक्रेन में स्थित न्यूक्लियर प्लांट है उससे जो घटना हुई उससे सबक लेते हुए, साथ ही साथ अदर मेजर न्यूक्लियर इंसिडेंट्स जो वर्ल्ड वाइड होती हैं, तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो ये न्यूक्लियर पॉलिसी है, जो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू जो एनर्जी सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाती है, तो उसके मेजर जो जोखिम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में। तो इसके बैकग्राउंड में चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन से पेपर से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक जो रिलेटेड है न्यूक्लियर एनर्जी, ये है सिलेबस में जनरल स्टडीज पेपर 3, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो ये पेपर का नाम है, इसमें जो मेन टॉपिक इससे रिलेटेड है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड रेलवे। तो ये जो है एनर्जी के साथ साथ मेजर डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है। तो यहाँ जो है दो बातों का मिक्सअप इस आर्टिकल में किया गया है। पहला तो एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे एनर्जी का सोर्स है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड कौन कौन से डिजास्टर एस्पेक्ट्स हैं। तो इस आर्टिकल को समझने के पहले, इस एडिटोरियल को एनालिसिस करने के पहले आइए चलते हैं इसके बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर एनर्जी का कंसेप्ट आया वो 1896 में फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेकरेल के द्वारा दिया गया। तो इस एनर्जी का जो एटॉमिक एनर्जी के तौर पे भी माना जाता है, तो इसमें जो कंसेप्ट दिया गया वो सबसे पहले 1896 में दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले अराइज होता है कि व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी है क्या। तो न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर फ्यूल का उपयोग हीट जनरेशन में किया जाता है। अब जैसा कि न्यूक्लियर एनर्जी से तात्पर्य न्यूक्लियस से है, तो इसमें मेनली थ्रू द फ्यूजन एंड फिशन प्रक्रियाओं के द्वारा हीट का जनरेशन किया जाता है और इस हीट का उपयोग टरबाइन में करते हुए बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को उपयोग करने के दो तरीके हैं, या तो न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाए या न्यूक्लियर फिशन क्रिया का उपयोग किया जाए। तो आइए समझते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है। जब दो या अधिक लाइट न्यूक्लियाई अधिक गति से आते हुए एक सिंगल न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं तो फ्यूजन एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। तो इसका उदाहरण है जैसे सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी यानी सन में जो एनर्जी जो क्रिएट की जाती है, जो जनरेट की जाती है, उसमें जो होता है प्रक्रिया वो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू होता है। अब आइए समझते हैं न्यूक्लियर फिशन क्या है। न्यूक्लियर फिशन जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के जस्ट विपरीत होता है। तो इसमें जो लार्ज न्यूक्लियस होता है उसका दो छोटे न्यूक्लियाई में
तोड़ा जाता है, साथ ही इसमें एनर्जी का जो है रिलीज होता है। तो इसमें जो है एनर्जी का रिलीज होता है जब किसी बड़े न्यूक्लियस को या लार्ज न्यूक्लियस को छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पर जो है इसका है एटम बम न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो जो एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूक्लियर बेस्ड है एनर्जी का, वो इसी प्रक्रिया यानी न्यूक्लियर फिजन के प्रक्रिया पर ही डिपेंडेंट है। अब बात आती है कि व्हाट आर द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं? डिवाइस जो कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को इनिशिएट एवं कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। तो वैश्विक स्तर पर जो मुख्यतः न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, दूसरा होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, तीसरा होता है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, चौथा होता है गैस कूल्ड रिएक्टर, पांचवा होता है लाइट वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर और 6 नंबर होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो आइए अब देखते हैं मुख्य जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड। तो यहाँ इस आर्टिकल का जो ओवरऑल थीम है उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं, तो मार्च 3 2022 को जैपोरिजिया में स्थित जैपोरिजिया में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगने से संबंधित घटना ने पुनः इस बात को याद दिलाया है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कितनी जोखिमपूर्ण है। जैसा कि जो रसिया और यूक्रेन वार है, तो उसके चलते जो जैपोरिजिया में जो कि यूक्रेन में स्थित है, वहां पर स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगने से जो घटना घटित हुई वो इस बात का संकेत है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो कितनी जोखिमपूर्ण हो सकती है। जैसा कि हम यहाँ से रीड कर सकते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज हैजार्डस, द वर्ल्ड वाज रिमाइंडेड ऑफ दिस ऑन मार्च 3 व्हेन अ फायर ब्रोक आउट नियर द जैपोरिजियन न्यूक्लियर प्लांट इन यूक्रेन। अब जो ये प्लांट है वो यूरोप का लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलिट्री बैटल, तो वहाँ जो मिलिट्री बैटल किया जा रहा था या जो मिलिट्री अटैक किया जा रहा था, उसके चलते उसमें जो आग की घटना हुई वो जो है फर्दर इस बात का संकेत है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो कितनी जोखिमपूर्ण हो सकती है। साथ ही साथ फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट जो कि जापान में स्थित है, सुनामी एवं भूकंप के कारण रेडियो एक्टिव मटेरियल धीरे धीरे पिघलना शुरू हुआ और भारी मात्रा में हीट जनरेशन किया, जिसका नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर हुआ। साथ में जो घटना हुई फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट में जो कि जापान में स्थित है, इसमें जो ग्लोबल लेवल पे जो संदेश दिया, मैसेज दिया, इसके जो डिजास्टर्स इफेक्ट को, जिसका कि काफ़ी पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा इसके रेडियो एक्टिव मटेरियल के वजह से। तो फुकुशिमा डिजास्टर का प्रभाव जापान के साथ साथ अन्य देशों में भी हुआ। इसके चलते न्यूक्लियर एनर्जी में गिरावट आई। तो जो ये घटना हुई जापान में फुकुशिमा में, इसके तो यहाँ पे जो जापान पे इसका इम्पैक्ट पड़ा, तो इसके साथ साथ इसका प्रभाव जो है अन्य देशों में भी देखा गया। उनके द्वारा जो न्यूक्लियर पॉलिसी एक्सीलरेटेड पेस पे जो अडॉप्ट की जा रही थे, उसमें धीरे धीरे जो है रिडक्शन आया या कमी आई। तो इसके साथ साथ इसका जो प्रभाव है वो अन्य देशों में देखा गया। फिर भी जलवायु परिवर्तन के चलते पॉलिसी मेकर्स न्यूक्लियर एनर्जी पर जोर दे रहे हैं। अब बहुत सारे जो कार्बन उत्सर्जन या ग्लोबल वार्मिंग गैसें जो कि इंडस्ट्री के द्वारा जो है रिलीज की जाती हैं, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो है बाई प्रोडक्ट के तौर पे इनका जो रिलीज होता है, उससे जो है ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। तो उसके चलते न्यूक्लियर एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है, इसको जो है क्लाइमेट चेंज के लिए सूटेबल
माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज से कैसे बचा जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से अपनाने से इसको जो है एज ए रेमेडी के तौर पर देखा जा रहा है। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से संबंधित विभिन्न जोखिम होते हुए भी सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2021 को संसद में यह जानकारी दी गई कि सरकार की योजना है कि 10 स्वदेशी रिएक्टर्स एवं 28 अतिरिक्त रिएक्टर्स, जिसमें से 24 फ्रांस, रसिया एवं यूएस से आयात किए जाएंगे, विभिन्न भागों में स्थापित किए जाएंगे। अब जैसा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो है काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट्स है, इसके बावजूद भी पार्लियामेंट में सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई कि जो इससे रिलेटेड जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो 10 स्वदेशी रिएक्टर्स और 28 अतिरिक्त रिएक्टर्स जो है स्थापित किए जाएंगे। तो इससे क्या है कि मेजर जो ये पॉलिसी है, इसके जो वनरेबिलिटी है, जो पोटेंशियल थ्रेट्स है, उस पे जो आने वाले समय पे जो जोखिम हो सकता है वो काफ़ी नकारात्मक होने वाला है। तो न्यूक्लियर एनर्जी आपदा एवं जोखिम पूर्ण होने के साथ काफ़ी महंगा भी है। तो इसके जो अदर चैलेंजेस हैं वो ये है कि इस एनर्जी का जो है साथ ही साथ जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो जोखिमपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ ये काफ़ी महंगा भी है। तो अन्य एनर्जी की अपेक्षा इसको इंस्टॉल करना काफ़ी महंगापूर्ण साबित होता है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की तुलना में काफ़ी खर्चीला है। अब यहीं पर बात की जाए रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, तो इनकी तुलना में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो काफ़ी महंगा साबित होता है। अनविएबल इंपोर्ट्स, अब इसमें जो बात की गई है कि अनविएबल इंपोर्ट्स, तो यहाँ पर इंपोर्ट्स से जो रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं। मेनली जो ये रिएक्टर्स है वो इंपोर्ट किए जाते हैं। तो भारत के द्वारा निर्धारित लक्ष्य मुख्यतः आयात पर हुई यूएस न्यूक्लियर डील पर आधारित था। तो भारत के द्वारा जो स्थापित किए जाने थे न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो इस बात पर आधारित था कि जो यूएस न्यूक्लियर सिविल डील हुई थी, तो यूएस से जो है रिएक्टर्स जो है आयात किए जाएंगे और साथ ही इनका जो है ये पावर प्लांट्स जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। तो इस डील पर आधारित स्थापित नहीं किया गया है, परंतु अभी भी यह बात सामने आई है कि जो ये डील हुई थी इस पर आधारित अभी कोई भी प्लांट स्थापित नहीं किया गया है। जो 24 फॉरेन न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो आयात किए जाने थे उसमें से 6 VVER डिजाइन पर आधारित है। तो यहाँ पर जो टोटल 24 जो फॉरेन न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कि आयात किए जाने थे उसमें से जो 6 जो डिजाइन है वो किस पर आधारित थे, वो थे यहाँ पर VVER रिएक्टर, वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर। तो जो ये 6 थे वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर्स, जैसा कि हमने 6 अलग अलग प्रकार के शुरुआत में रिएक्टर्स पढ़े हैं, जिससे संबंधित कई ऑपरेशनल चुनौतियां कुंडनकुलम तमिलनाडु पावर प्लांट में सामने आई हैं। तो जो ये रिएक्टर्स आयात किए जाने थे VVER वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर्स, तो इसमें ऑलरेडी जो कुंडनकुलम में तमिलनाडु में जो पावर प्लांट जो ये इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया था, तो उनमें इन्हीं प्रकार का जो रिएक्टर्स यूज किया गया था। तो उससे संबंधित ऑलरेडी कई चुनौतियां सामने उभर कर आ चुकी हैं। अब 12 रिएक्टर्स जो कि यूएस से आयात किए जाने हैं, उनमें से 6 रिएक्टर्स जो कि AP1000 रिएक्टर्स हैं, अमेरिका के साउथ कैरोलिना पार्ट में पहले प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो यहाँ पे जो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो आयात किए जाने थे यूएसए से, जो कि AP1000 नाम से हैं, तो ऑलरेडी जो साउथ कैरोलिना है जो कि अमेरिका में स्थित है, वहाँ ऑलरेडी इसके निगेटिव प्रभाव को देखते हुए प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। तो इनके अलावा 6 अन्य रिएक्टर्स जो कि आयात किए जाने हैं EPR डिजाइन पर आधारित है।
EPR का मतलब है यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर, जो कि 3rd जनरेशन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, काफ़ी महंगा है। तो जो अन्य रिएक्टर्स आयात किए जाने हैं ये EPR डिजाइन पर आधारित है, यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर, जो कि अन्य रिएक्टर्स की अपेक्षा ये काफ़ी महंगे साबित हो सकते हैं या काफ़ी महंगे हैं। पहले ही अनुमान लगाया गया है कि 6 EPR आधारित रिएक्टर्स जो कि जैतपुर महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे, इसमें पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लगभग 15 रुपये होगी। अब ये अनुमान लगाया गया था कि जो यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर हैं जो कि जैतपुर महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने थे, तो उनकी जो कॉस्ट एस्टीमेट की गई थी वो 15 रुपये पर यूनिट की गई थी, परंतु इसकी वास्तविक पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अब जो वास्तविक कॉस्ट सामने आई है, जो इसकी टेक्नोलॉजी को देखते हुए वो 15 रुपये से कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए ये इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक तरीके से विएबल नहीं है। वहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी की तुलना में सोलर पावर की कीमत पर यूनिट सिर्फ 2.14 रुपये है। तो यदि सोलर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यदि इसकी बात की जाए तो इसकी जो कीमत है वो सिर्फ जो है 2.14 रुपये पर यूनिट है। और साथ ही साथ यदि सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट की कीमत की बात की जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट है वो सिर्फ 2.34 रुपये है, यानी 2.34 रुपये पर यूनिट। तो जहाँ तक हम यहाँ पर एक विश्लेषण करके यह देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी कॉस्ट है, एनर्जी प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कहीं ज़्यादा है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे जोखिम हैं, परंतु यदि रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो इसमें जो जोखिम है वो भी कम है और साथ ही साथ ये इकोनॉमिकली विएबल है और इसमें पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफ़ी कम है। अंडरस्टैंडिंग रिस्क, अब इसमें मेनली ये बताया गया है कि इससे संबंधित मेनली कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं। तो भारत जो कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, यहाँ पर जमीन में दबाव अधिक है। अब जैसे कि पर कैपिटा जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है, तो यहाँ पर लैंड अलॉटमेंट, क्योंकि यदि कोई ऐसी मेजर इंसिडेंट होती है या घटना होती है तो उस साइट को छोड़ना जो है इनफोर्सिएबल हो जाता है, या फिर उस साइट को छोड़ना मजबूर हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ज़मीन पर जनसंख्या का दबाव काफ़ी हाई है। साथ ही साथ एनर्जी फैसिलिटी साथ ही साथ जो इमरजेंसी फैसिलिटीज हेल्थ सॉल्यूशंस के लिए, जो हेल्थ से रिलेटेड जो इमरजेंसी फैसिलिटी जो हॉस्पिटल होनी चाहिए उनका सही पैमाने पर विकसित नहीं है या उनकी उपलब्धता जो है अप टू द डिमांड नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है इसका जो है लार्ज स्केल पर इस्टेब्लिशमेंट करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। अब जो इसमें जो लास्ट में इम्पोर्टेंट सब हेडिंग दी गई है वो है क्लाइमेट कंसर्न। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्लाइमेट कंसर्न क्या क्या है, ये किस प्रकार से क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो जलवायु परिवर्तन न्यूक्लियर एनर्जी में और भी जोखिम उत्पन्न करेगा। अब इसमें यह बताया गया है कि जैसा कि पॉलिसी मेकर्स के द्वारा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसको उसकी प्रॉब्लम को समाधान करने में जो है न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल होगी, परंतु इसमें यह बताया गया है कि ये काफ़ी जोखिम उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के तौर पर जयपुर रीजियन न्यूक्लियर प्लांट में फायर के एक दिन बाद ही वाइल्ड फायर अप्रोच द हानुल न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यहाँ पर जो हानुल न्यूक्लियर पावर प्लांट में वाइल्ड फायर के थ्रू वहाँ पर समस्या या निगेटिव इफेक्ट्स क्रिएट किए गए। तो इस प्रकार से जो ये आर्टिकल था, एडिटोरियल था, ये मेनली रिलेटेड था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी है उसके क्या क्या मेन एस्पेक्ट्स हैं, किस प्रकार से चैलेंजेस पोज कर रही है और इसके अल्टरनेटिव्स क्या है। साथ ही साथ पॉलिसी मेकर्स द्वारा कौन कौन से इंस्टेंस और मेजर पॉइंट्स जो है कंसीडर किए जाने चाहिए। अब नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो है द आप गैल विंड दैट स्वेप्ट थ्रू पंजाब। तो ये जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, जैसे आम आदमी पार्टी
after getting the 92 seats out of the 117 seats। तो वहाँ फुल मेजॉरिटी के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ जो है आम आदमी पार्टी सामने उभर कर आई है। तो इसमें मेनली ये बताया गया है कि क्या क्या उसके सामने चैलेंजेस हैं और किस प्रकार से ये एक मेजर अपोजिशन पार्टी के तौर पे उभर सकती है। तो इससे रिलेटेड जो मेन इशू है वो हमने पिछले दिन भी देखे थे और इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आइए चलते हैं फ्रंट पेज में। फ्रंट पेज में देखते हैं मेन इम्पोर्टेंट क्या क्या इशू आए हुए हैं। तो यहाँ पे बीजेपी इन अ फिक्स ओवर चूजिंग धामी बीरेन। तो यहाँ जो सीएम थे, सीएम कैंडिडेट, वो ऑलरेडी जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे थे, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहाँ से हार चुके हैं। तो यहाँ पे साथ ही साथ बीरेन, तो यहाँ पर जो मणिपुर के सीएम का जो चेहरा है बीरेन, तो वहाँ पर उनके ऊपर जो डायनेस्टी चार्जेस लगाए जा रहे हैं, तो उसके चलते काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सीएम किसको इलेक्ट किया जाना चाहिए। तो उत्तराखंड सीएम लॉस्ट पोल्स व्हाइल मणिपुर लीडर फेसेस डायनेस्टी चार्जेस, मान टू टेक ओथ ऑन मार्च 16। तो आइए देखते हैं इससे मेजर रिलेटेड इशू। A day after the results of the assembly elections in 5 states were announced, the BJP on Friday raised with a quandary on Uttarakhand as Chief Minister Pushkar Singh Dhami lost his seat amid the party's victory। तो यहाँ पे जो है पार्टी जो है विक्टोरियस इमर्ज हुई है, परंतु वहाँ के जो सीएम कैंडिडेट या सीएम का जो चेहरा थे वो ऑलरेडी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव हार चुके हैं। तो यहाँ पर क्या अदर अल्टरनेटिव हो सकते हैं? क्या कोई ऑलरेडी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गया है उसको सीएम बनाया जा सकता है? यस, देयर आर प्रोविजंस। उस व्यक्ति को जो है सीएम, यदि पार्टी चाहे, यदि पार्टी फुल मेजॉरिटी में, तो उसको सीएम घोषित कर सकती है, परंतु 6 माह के अंदर उसको किसी न किसी विधानसभा सीट से इलेक्ट होना पड़ेगा। यदि वहाँ पर विधानमंडल है तो वो कैंडिडेट विधानमंडल के थ्रू भी इलेक्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर सीट से हारता है तब भी उसको सीएम की पोस्ट पे जो है इलेक्ट किया जा सकता है। तो इन पंजाब चीफ मिनिस्टर डिजाइनेड भगवंत सिंह मान ऑफ द आम आदमी पार्टी सेड ही वुड बी टेकिंग ओथ ऑन मार्च 16। तो जैसा कि पंजाब इलेक्शन में जो है आम आदमी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ लोगों ने उनको जनादेश दिया है। तो यहाँ पर जो है 16 मार्च को जो है ओथ सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाएगी। द पार्टी हैज आल्सो प्लान्ड अ रोड शो इन अमृतसर ऑन मार्च 13 अलॉन्ग विद दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड आप चीफ अरविंद केजरीवाल। तो ये मेन इशू जो रिलेटेड है वो टेकिंग द ओथ सेरेमनी उससे रिलेटेड है। लेटर इन द डे मिस्टर आदित्यनाथ टेंडर्ड हिज रिजाइनेशन टू गवर्नर आनंदीबेन पटेल। तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में स्वेरिंग इन सेरेमनी जो ऑर्गेनाइज की जाएगी उससे रिलेटेड जो है मेन न्यूज़ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पॉजिटिव शिफ्ट्स इन टॉक्स विद यूक्रेन पुतिन। तो यहाँ यूक्रेन में और जो रसिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो रसिया के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं, तो इसमें पुतिन के द्वारा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ रसिया पुतिन के द्वारा जो स्टेटमेंट आया है कि जो टॉक्स यूक्रेन और रसिया के बीच चल रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन said on Friday some progress had been made in Moscow talks with Ukraine while the Kremlin said the conflict would end when the West took action to address Russia's concern। तो यहाँ पे जो क्रेमलिन इन द सेंस कि रशियन गवर्नमेंट ने जो अर्ज किया है कि यहाँ पर तभी कॉन्फ्लिक्ट को शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर जो है एंड किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको तभी सुलझाया जाएगा जब जो मेन रसिया के कंसर्न हैं, जो इश्यूज हैं, उनको वेस्टर्न कंट्री के द्वारा पूर्ण तरीके से जो है उनकी बात को माना जाएगा। तो मेन इश्यूज क्या थे इससे रिलेटेड कि जो नाटो का ईस्टवार्ड एक्सपांसन है उसके एक्सपांसन को जो रोका जाए, साथ ही साथ जो मेजर सैंक्शंस रसिया पर जो है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा लगाए जा रहे हैं उनको जो है हटाया जाए। एट अ क्रेमलिन मीटिंग विद रशियन प्रेसिडेंट Alexander Lukashenko, Mr. Putin said Western sanctions would not hinder
रशियन डेवलपमेंट एंड दैट रसिया वुड एंड अप स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे रशियन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बात कही है कि जो सैंक्शंस इम्पोज किए जा रहे हैं इसका जो है रसिया पर ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट कुछ पड़ने वाला नहीं है। ही देन सेड यूक्रेनियन निगोशिएशंस वर टेकिंग प्लेस प्रैक्टिकली एवरी डे। तो यहाँ पे जो निगोशिएशंस है वो प्रोग्रेस में है। देयर आर सर्टेन पॉजिटिव शिफ्ट्स निगोशिएशंस ऑन आवर साइड टेल मी। तो साथ ही जो यहाँ पे निगोशिएशंस किए जा रहे हैं, वार्तालाप की जा रही है दो कंट्री के बीच, वो काफ़ी प्रोग्रेस में है। रसिया फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लैवरोव एंड यूक्रेन्स दिमित्रो क्यूलेवा मेट इन तुर्की ऑन थर्सडे इन द हाईएस्ट लेवल टॉक सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन। नो ब्रेक थ्रू वाज मेड। और रसियाज टू कंसर्न्स, अब यहाँ पे रसिया के मेन कंसर्न क्या है? द क्रेमलिन सेड ऑन फ्राइडे द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन वुड एंड when the West took action over Russia's repeatedly raised concerns about the killing of civilians in eastern Ukraine and NATO enlargement eastwards। तो यहाँ के रसिया के जो मेन दो कंसर्न है वो ये है कि जो वहाँ सिविलियन जो इंटरनल जो सेपारेटिस्ट पॉलिटिक्स यूक्रेन में चल रही है, साथ ही साथ जो वहाँ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, तो ईस्टर्न पार्ट में जो सिविलियंस की डेथ हुई है, साथ ही साथ जो नाटो का ईस्टवार्ड एक्सपांशन है, तो उनको जो है प्रॉपर तरीके से उस इशू को जो है एड्रेस किया जाए, तभी पीस डील जो है सेट की जाएगी। तो इस प्रकार से ये फ्रंट न्यूज जो फ्रंट पेज से रिलेटेड न्यूज थी। अब आइए चलते हैं पेज नंबर 11 में। पेज नंबर 11 में देखते हैं क्या क्या मेन इशू आए हुए हैं। तो इसमें जो मेन न्यूज आई हुई है वो है रिलेटेड टू ऑफ विक्ट्री इन पंजाब। तो भगवंत मान टू टेक ओथ एज पंजाब सीएम ऑन मार्च 16। तो इसमें जो मेन इशू है वो ये है कि हेक्टिक लॉबिंग ऑन फॉर मिनिस्टीरियल वर्क्स चन्नी सबमिट्स रिजाइन। तो यहाँ ऑब्वियस कैबिनेट के लिए जो है काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। भगवंत सिंह मान पंजाब चीफ मिनिस्टर डिजाइनेट ऑफ द आम आदमी पार्टी इज ऑल सेट टू टेक ओथ ऑफ ऑफिस ऑन मार्च 16 even as hectic lobbying is on for ministerial works in the new cabinet. Earlier in Chandigarh, the newly elected MLA unanimously elected Mr. Maan as the leader of the AAP legislature party. A day after winning 92 seats in the 117-member assembly, Mr. Maan on Friday went to Delhi to meet AAP Supremo and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. तो यहाँ पर जो 92 सीट्स आपकी आई हुई है आउट ऑफ द 117 सीट्स में पूर्ण बहुमत के साथ, तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना काबिले तारीफ है। और जो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्षी पार्टी के तौर पे आम आदमी उभर रही है, ये काफ़ी अच्छा विषय है। तो मिस्टर मान इन्वाइटेड मिस्टर केजरीवाल फॉर द स्वीरिंग्स इन After his win, Mr. Maan stated in Sangrur that party would follow the principles and ideals of Baba Saheb Ambedkar and शहीद भगत सिंह। तो यहाँ जो भगवंत मान ने बात कही है कि जो पार्टी है वो बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों को साथ ही साथ शहीद भगत सिंह के आदर्शों को जो है फॉलो करेगी। They will also lead a road show in Amritsar to celebrate their victory among people and to thank the voters. According to party insiders, at the first round, 6 ministers are expected to be a part of the cabinet, and expansion could take place later. Punjab can have a maximum of 17 ministers in the cabinet. तो यहाँ आउट ऑफ द 117 सीट्स में जो मैक्सिमम मिनिस्टर्स हो सकते हैं वो 15% हो सकते हैं किसी भी आउट ऑफ द टोटल असेंबली सीट्स में। तो यहाँ पे जो नंबर हो सकता है वो 17 हो सकता है। तो टोटल सीट्स है 117, तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो होगा 17। तो इस प्रकार से अदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको देखते हैं। पेज नंबर में ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोज 1.3%। तो इसमें जो इकोनॉमी वाले सिलेबस इकोनॉमी सेक्टर से इम्पोर्टेंट न्यूज, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोज 1.3% इन जनवरी। तो इससे मेन रिलेटेड जो न्यूज है वो है
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में और कई बार पूछा भी जाता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन measures the changes in volume of production of industrial products। तो किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम में क्या चेंजेस होते हैं, इसका मेजरमेंट जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के द्वारा किया जाता है। कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मंथली कंपाइल्ड की जाती है बाय द नेशनल स्टैट ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है, ये आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एवं अदर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो है यूज पॉलिसी मेकिंग में किया जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ से रीड कर सकते हैं, इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रू 1.3%। तो यहाँ पे जो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो ग्रू हुआ है वो 1.3% इन जनवरी 2022, रिकवरिंग मार्जिनली फ्रॉम अ रिवाइज्ड ग्रोथ रेट ऑफ 0.7% फॉर दिसंबर 2021, but was still only 0.7% above the pre-pandemic levels as per data from the National Statistics Office. Manufacturing output rose 1.1% while mining production grew 2.8% and electricity generation went up by 0.9% year on year। तो इस प्रकार से प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स slumped for 5th month in row in January, contracting 3.3% compared with 0.1% shrinkage a year ago। तो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, इसके सभी एस्पेक्ट्स को, इसका इम्पोर्टेंस किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये मेन इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में मेन इशू रिलेटेड टू रसिया ऑफर्स मोर ऑयल टू इंडिया। अब इसमें न्यूज आई हुई है कि रसिया के द्वारा जो है मोर ऑयल जो है ऑफर किया गया है इंडिया के लिए। जैसा कि रसिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स है उस पर यूएसए के द्वारा, साथ ही अदर कंट्री के द्वारा जो है उस पर रसिया यूक्रेन वार के चलते बैन लगाया गया है। तो beleaguered by sanctions from the Western countries and a ban on fuel exports to the United States, Russia is keen to increase its oil and petroleum products export to India. Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak conveyed to Petroleum Minister Hardeep Singh Puri on Friday. According to a statement issued by the Russian government, Mr. Puri spoke to Mr. Novak, who was also the former energy minister, about the possibilities of strengthening the India-Russia strategic partnership in energy sector। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एनर्जी सेक्टर में रसिया और इंडिया के बीच की जा रही है, तो ये काफ़ी रिलैक्सेशन की बात है और उचित रेट में रसिया के द्वारा जो है इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू Russia's oil and petroleum product exports to India have approached $1 billion and there are clear opportunities to increase this figure, said a statement issued in Moscow about the telephone call, which it said discussed current and potential joint projects in the fuel and energy industry। तो इंडिया और जो रसिया के बीच जो एनर्जी सेक्टर में जो एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी वो काफ़ी पॉजिटिव या सकारात्मक होने वाली है। वी आर इंटरेस्टेड इन फर्दर अट्रैक्टिंग इंडियन इन्वेस्टमेंट टू रसिया ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड एक्सपांडिंग रसियन कंपनीज सेल्स नेटवर्क्स इन इंडिया। साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया के द्वारा जो है ऑयल कंपनीज में काफ़ी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट जो है किया जाए और साथ ही साथ यहाँ पर जो है रसियन ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो है एक्सपांसन किया जाए। आइए चलते हैं पेज नंबर 14 में। यहाँ मेजर इम्पोर्टेंट जो न्यूज आई हुई है वो है यूएस एलाइज टू एंड नॉर्मल ट्रेड टाइज विद रसिया। तो यहाँ पर जो यूएस साथ ही साथ उसके जो एलाइज हैं उन्होंने बात कही है टू एंड नॉर्मल ट्रेड टाइज, जो रसिया के साथ ट्रेड टाइज हैं उनको जो है एंड किया जाए, समाप्त किए जाने की बात कही है।
President Joe Biden also announces ban on imports of seafood, vodka and diamonds. US President Joe Biden announced on Friday that the US and others in the group of 7 advanced economies, मोस्टली जो ग्रुप ऑफ 7 है वो एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है, वुड एंड नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस विद रसिया एज मॉस्को परस्यूज इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो रसिया के द्वारा जो यूक्रेन का इन्वेजन किया जा रहा है, जैसा कि यूएस उसके अर्लियर जो पहले था वो यूक्रेन के सपोर्ट में था नाटो ज्वाइन करने के, तो इसके यूक्रेन के सपोर्ट में आते हुए यूएसए के द्वारा जो है बहुत सारे रसिया पर जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ईच ऑफ आवर नेशंस इज गोइंग टू टेक स्टेप्स टू डिनाई मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू रसिया, मिस्टर बिडेन सेड एट द व्हाइट हाउस। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस डिजाइनेशन मीन्स टू कंट्रीज हैव एग्रीड टू ट्रेड विद ईच अदर अंडर द बेस्ट पॉसिबल टर्म्स, लो टैरिफ्स, few barriers, your trade and the highest possible imports allowed। तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस में क्या होता है कि काफ़ी टैक्स रिलेटेड जो है रिलीफ दिए जाते हैं, टैरिफ से रिलेटेड रिलीफ दिए जाते हैं और हाईएस्ट जो पॉसिबल वे होता है कंप्रोमाइज का, उसके बेसिस पे जो है व्यापार किया जाता है। तो यहाँ पे जो रसिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया गया है कई राष्ट्रों के द्वारा, तो उस पर जो है बैन लगाने की बात कही गई है। मिस्टर बैन थैंक्ड बोथ डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन लॉ मेकर्स फॉर देयर सपोर्ट टू एंड परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस, द यूएस वर्जन ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर रसिया। तो यहाँ परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस जो यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट फेवर्ड नेशन के इक्वल माना जाता है, तो उस पर जो है एंड यानी उस पर जो है सैंक्शन लगाने की बात कही गई है। तो ही आल्सो थैंक्ड हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी फॉर होल्डिंग ऑफ ऑन एनी एक्शन व्हाइल ही कंसल्टेड एलाइज। द व्हाइट हाउस हैज बीन अंडर प्रेशर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द assembly on Capitol Hill to continue hardening its approach to Moscow. While the closing of trade in goods and services with the US is likely not to be of significant impact on Russia on its own, the ending of trade with key European economies implemented in concert with the US is likely to hurt more. तो यहाँ पर जो यूएसए के द्वारा जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो ये बात कही जा रही है कि जो रसिया की इकोनॉमी में है इसका ज़्यादा कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। While the closing of the trade in goods and services with the US is likely not to be of significant impact on Russia on its own, the ending of trade with key European economies implemented in concert with the US is likely to hurt more। तो यूएसए के साथ साथ जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे ग्रुप 7 की कंट्रीज हैं, यदि उनके द्वारा सैंक्शंस लगाए जाएंगे तो उस पर जो है रसिया पे काफ़ी निगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसमें मेनली जो वेस्टर्न कंट्रीज साथ ही साथ यूएस और उसके एलाइज के द्वारा जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में जो है बात कही गई है और उसका जो है ओवरऑल रसिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आज का द हिंदू एनालिसिस देखा, साथ ही साथ एडिटोरियल एनालिसिस में देखा कि न्यूक्लियर एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से नेगेटिव या जोखिम उत्पन्न करने वाली है, साथ ही साथ उसके अल्टरनेटिव क्या हैं और फ्यूचर में किस प्रकार से उसका पॉलिसी मेकिंग में ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इस गाइस, सब्सक्राइब आवर चैनल, राइट योर कमेंट्स, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड इश्यूज PDF।